गुड मॉर्निंग छात्रों। माई सेल्फ डॉक्टर अजय कुमार मीणा, गवर्नमेंट कॉलेज टॉप, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग ई कंटेंट या ई लेक्चर के रूप में वीडियो सीरीज चला रहे हैं। तो हम लोग बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट में मेटल लिगेंड इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की अपन चर्चा कर रहे थे। तो अपन आज जो टॉपिक पढ़ेंगे उसको वो है क्रिस्टल सेक्टर पैरामीटर को प्रभावित करने वाले कारक। अब क्रिस्टल सेक्टर जो सीएफटी जो सिद्धांत होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है CFSE, मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। मतलब ये सीएफटी का मुख्य पैरामीटर है जो कि इसको प्रभावित करता है। और सीएफटी की जो सीएफसी का मान है वो अलग अलग पैरामीटर पर निर्भर करता है। तो सीएफटी के अनुसार संक्रमण धातु आयन या परमाणु के संपर्क में किसी लिगेंड के आने से डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है। अर्थात अपन जानते हैं कि जैसे कोई संकुल लिगेंड के संपर्क में या संकुल के निर्माण के दौरान कोई लिगेंड धातु के संपर्क में आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु जो डी कक्षक है उनका विपाटन हो जाता है। जब अष्टफल के संकुल का निर्माण होता है तो T2G कक्षकों की ऊर्जा डी कक्षकों की औसत ऊर्जा से -0.4 डेल ओ ऊर्जा कम हो जाती है, जबकि EG कक्षकों की ऊर्जा डी कक्षकों की औसत ऊर्जा से +0.6 डेल ओ ऊर्जा से अधिक हो जाती है। ऐसा होने के पश्चात डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की पुनर्व्यवस्था होती है और इस पूरे प्रक्रम में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्रिस्टल सेक्टर स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। और इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि सामने स्लाइड में दे रखा है। ये होता है CFSE। यहाँ पे अष्टफल के लिए इसलिए अपना अष्टफल के लिखेंगे। इसका इक्वल टू होता है -0.4 N T2G डेल O प्लस 0.6 N EG डेल O। यहाँ पे N का जो मान है ये जो T2G व EG कक्षकों में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेंगे। जैसे कि अपन हेक्सा एक्वा टाइटेनियम की बात करते हैं। जो इस संकुल के अंदर टाइटेनियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D1 होता है, अर्थात इसके डी कक्षकों के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। जब संकुल के निर्माण के दौरान जल के 6 अणु या जल का अणु एक लिगेंड की भांति कार्य कर रहा है तो उस केंद्रीय धातु के पास आता है, तो जिसके कारण डी कक्षकों का विभाजन हो जाता है। T2G कक्षक कम ऊर्जा स्तर पर जाएंगे व एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी एक T2G कक्षक में आ जाएगा और कम ऊर्जा स्तर पर जाने से इसका स्थायित्व बढ़ जाएगा। सामने दे रखा है TiH2 कोष्टक से बाद 6 बड़ा कोष्टक 3+ यौगिक। तो इसकी जो आवृत्ति है वह 20,300 सेंटीमीटर इनवर्स पर इसका उच्चतम अवशोषण प्रदर्शित करता है। ऊर्जा का 1 किलो जूल प्रति मोल आवृत्ति के 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स के तुल्य होता है। अर्थात इसके लिए डेल ओ का मान निकालने के लिए आवृत्ति के अंदर जो कि 20,300 है, इसके अंदर 83.7 का भाग देने पर अपने को प्राप्त होते हैं 242.53 और ये बराबर होता है 243 किलो जूल पर मोल के। तो इस आधार पर अपन टाइटेनियम जो संकुल बना रहा है जल के साथ उसके लिए अपन डेल ओ का मान ज्ञात कर सकते हैं। अतः D1 विन्यास के लिए CFC का मान -0.4 डेल 0 के बराबर होता है तथा D2 के लिए CFC का मान, अब यहाँ पे 2 से गुणा कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो होगा -0.8 डेल 0 होगा। इसी प्रकार D3 विन्यास के लिए CFC बराबर 3 × -0.4 डेल O इक्वल टू -1.2 डेल 0। तो इस तरह अपन किसी भी संकुल के लिए
CFC का मान CFT के द्वारा आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन D4 विन्यास के इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था दो प्रकार से हो सकती है, जिनके लिए CFC का मान भी भिन्न भिन्न होगा। अब D4 जो विन्यास है ये दो प्रकार से हो सकता है। यदि दुर्बल लिगैंड सेक्टर में D4 की अपन बात करें तो दुर्बल लिगैंड सेक्टर के अंदर D कक्षकों का विपाटन तो होगा, लेकिन वो कम होगा। इस वजह से क्या होता है कि 3 इलेक्ट्रॉन तो T2G कक्षक में जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में चला जाता है। और जब प्रबल सेक्टर की बात करते हैं तो प्रबल सेक्टर होने के कारण D कक्षकों का विपाटन अधिक होता है। इस वजह से जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो EG कक्षक में नहीं जाकर T2G के अंदर ही युग्मन कर लेता है। तो इस स्थिति में तीनों इलेक्ट्रॉन जो पहली स्थिति के अंदर तीन इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में है, जो कि D कक्षकों की औसत ऊर्जा से -0.4 डेल O नीचे है, जबकि एक इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में है जो कि औसत ऊर्जा से +0.6 डेल 0 ऊपर है। अतः CFC का कुल मान निकालने के लिए 3 × 3 आ रहा है यहाँ पे T2G कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, 3 × -0.4 डेल 0 प्लस 1 आएगा EG कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, 1 × +0.6 डेल 0। तो इसका जो मान आएगा वो आएगा -0.6 डेल 0। इस तरह अपन CFC का मान ज्ञात कर लेते हैं। जो दूसरी स्थिति है जहाँ पर प्रबल लिगैंड है, इसमें चारों इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में ही है। अतः CFC का कुल मान 4 × -0.4 डेल 0 बराबर 1.60 है। अर्थात स्थिति बी में CFC का मान उच्च है, लेकिन इसमें कुछ ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन के युग्मित होने में खर्च हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन के T2G कक्षक में युग्मित होने के लिए ऊर्जा अथवा EG कक्षक में जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा में से अधिक ऊर्जा की खपत किसमें होगी, इसका निर्णय लिगैंड की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। यदि कोई प्रबल लिगैंड जैसे कि साइनाइड हो तो उसके लिए लिगैंड सेक्टर विभाजन डेल 0 का मान उच्च होगा। ऐसी स्थिति में किसी इलेक्ट्रॉन के T2G कक्षक में युग्मित होने की अपेक्षा EG कक्षक में जाने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि T2G कक्षक की तुलना में EG कक्षक बहुत ऊर्जा स्तर पर है। अतः इलेक्ट्रॉन EG कक्षक में नहीं जाएगा और निम्न चक्रण संकुल का निर्माण होगा। इसके विपरीत यदि कोई दुर्बल लिगैंड जैसे कि क्लोराइड आयन है तो उस स्थिति में धातु आयन के D कक्षकों के लिगैंड सेक्टर विभाजन डेल O का मान कम होगा। अतः इलेक्ट्रॉन T2G कक्षक में युग्मित न होकर EG कक्षक में जाएगा और एक उच्च चक्रण संकुल बनाएगा। अब यहाँ पे एक सारणी है जिसके अंदर अष्टफल के संकुलों के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था तथा CFC के मान दिए हुए हैं। तो इसमें दो कैटेगरी है, पहले दुर्बल लिगैंड सेक्टर में क्या व्यवस्था होगी और दूसरी जो व्यवस्था है प्रबल लिगैंड सेक्टर में व्यवस्था। तो विन्यास देखते हैं एक D4, तो T2G के अंदर 3 होंगे, दुर्बल लिगैंड होगा जब, और EG के अंदर 1। इस तरह इसकी CFC का मान -0.6 आता है। और यही बात अपन जब प्रबल लिगैंड सेक्टर में करते हैं तो चारों इलेक्ट्रॉन T2G में होंगे और EG में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इस वजह से इसका जो मान होगा CFC का होगा -1.6। इसी तरह एग्जाम्पल लेते हैं D6 का। इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन T2G में होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन होगा EG के अंदर दुर्बल लिगैंड सेक्टर में। तो इसके लिए जो CFC का मान होगा वो होगा -0.4। और जब D6 की बात अपन प्रबल लिगैंड सेक्टर में करते हैं तो 6 के 6 लिगैंड T2G में होंगे। तो इस तरह जो इसका जो CFC का मान होगा वो होगा -2.4। तो इस तरह अपन CFT के द्वारा किसी भी संकुल के लिए CFC के मान का मात्रात्मक ज्ञान अपन पता लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D0, D8, D9 व D10 के लिए लिगैंड प्रबल हो या दुर्बल लिगैंड हो, इनकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था समान ही रहेगी। अतः इनके CFC के मान समान होंगे। साथ ही D0 एवं D10 विन्यास के लिए CFC के मान 0 होंगे। यदि एक चतुष्फलकीय संकुल बन रहा होगा तो उसके लिए
डी कक्षों का विभाजन विपरीत दिशा में होगा, अर्थात अष्टफलकीय के जस्ट विपरीत इसके डी कक्षों का विभाजन होगा। तो इसके अंदर ईजी कक्षक निम्न ऊर्जा के होंगे और T2G कक्षक उच्च ऊर्जा वाले होंगे। तो ईजी जो कक्षक नीचे जाएंगे उनकी ऊर्जा औसत ऊर्जा से -0.6 डेल टी होगी, और T2G जो कक्षक है उनकी ऊर्जा का मान औसत ऊर्जा से +0.4 डेल टी अधिक होगी। चतुष्फलकीय संकुल के लिए CFC का मान निम्न प्रकार से ज्ञात होगा। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं D1 के लिए CFC और चतुष्फलकीय लिख रहे हैं क्योंकि अपन चतुष्फलकीय के ऊपर बात कर रहे हैं। इक्वल टू +0.4 n T2G माइनस 0.6 n EG कोष्टक में बन डेल टी। तो वही n यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या है T2G और EG के अंदर। तुलना के लिए इस मान को डेल जीरो के रूप में परिवर्तित करने पर हम जानते हैं कि डेल टी बराबर 4/9 डेल जीरो होता है। अतः डेल टी का मान यहाँ पे डेल टी के लिए D1 के लिए जो मान आया हुआ है -0.6 डेल टी इक्वल टू -0.6 इंटू 4/9 डेल जीरो इक्वल टू ये जो मान आएगा -0.27 डेल जीरो। अतः डी विन्यास के लिए अष्टफलकीय सेक्टर में CFC का मान -0.4 डेल ओ होता है। तो इस तरह अपन CFC का मान ज्ञात कर सकते हैं। और ये सारणी दे रखी है चतुष्फलकीय संकुलों में इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था, CFC का मान व अष्टफलकीय CFC में तुलना। जब अपन बात करते हैं D1 के लिए, तो चतुष्फल के लिए जो D1 विन्यास के लिए जो ऊर्जा आती है डेल टी के लिए वो आती है -0.6, और यही अष्टफल के सेक्टर के अंदर आती है -0.4। फिर D5 की बात करते हैं, तो D5 के अंदर चतुष्फल के अंदर EG के अंदर 2 होंगे और T2G के अंदर 3। इस तरह जो CFC का मान आएगा वो आएगा 0.0। इसी तरह ये अष्टफलकीय के लिए भी 0.0 ही आएगा। तो इस तरह अपन चतुष्फलकीय व अष्टफलकीय जो संकुल है उनकी CFC में तुलना अपन कर सकते हैं। फिर आता है CFC को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले जो कारक है संकुल की ज्यामिति, केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये वाला चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।